अब इस सत्र के अंतिम वक्ता के रूप में मैं डॉक्टर राहुल सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ। राहुल सिंह जी मूलतः आलोचक हैं, फिल्म समीक्षक हैं, आलोचक हैं मूलतः, फिल्म की समीक्षा करते हैं, कहानियाँ लिखते हैं। इस साल इनकी 2 कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। मैं अभी इनकी जो किताब आई है आदिवासी जीवन पर, जनजाति नवजागरण, काफ़ी उसको चर्चा मिल रही है। मैं डॉक्टर राहुल सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, आप आएँ और अपनी बात हमसे साझा करें। डॉक्टर राहुल सिंह जी। यूं तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूँ प्रियंवद और संगमन का आभार कि वो इसको शांति निकेतन लेकर आए और हमारे छात्रों को कम से कम एक अवसर मिला एक साथ समकालीन महत्वपूर्ण उन साहित्यकारों को सुन पाने का जिनको मैं सच में अपने बच्चों से परिचित कराना चाहता था। तो इसके लिए सच में बहुत बहुत आभार। और जो मेरी जो दुविधा है इसको संबोधन करने की, वो दुविधा ये थी कि कल जब विमल से मैं मिला तो विमल ने छूटते ही मुझसे कहा कि कहानीकार की आलोचक, तो मैंने कहा कि कॉम्बो। फिर उसके बाद थोड़ा दिन गुजरा, उसके बाद एक दूसरे साथी गिरिडीह के मिले तो उन्होंने कहा, मुझे याद दिलाया कि मैं फोटोग्राफर हूँ और मेरी फ़ोटो को उन्होंने परिवर्तन के कवर पेज पर लगाया। वो भी हुआ। शाम तक हम हमारे हीरो मनोज भाई आ गए, मनोज रूपड़ा। तो उन्होंने जो कहानी छपी है उस पर ये कहा कि यार उसको पढ़कर ये नहीं लग रहा है कि किसी कहानीकार ने लिखा है, किसी कसाई ने लिखा है। फिर ये हो गया। डिनर से ठीक पहले जो है वो मैं इस दुविधा में था कि आज मैं संबोधित कहाँ से करूँगा। तो अविनाश मिले और इन्होंने कहा कि प्रथमतः तो आप आलोचक ही हैं, और बाकी रही सही कसर जो है वो हमारी सहयोगी श्रुति जी ने फिर मूलतः कह के जो है, मतलब हमारे लिए कोई स्पेस नहीं है। और फिर मैंने याद किया कि कल से आज तक जिन लोगों ने संबोधित किया है उसमें बहैसियत आलोचक जो है वो कोई है नहीं। और आलोचना हमारे दौर की एक ऐसी विधा है कि इतनी शिकायतें सरकार से नहीं है जितनी आलोचना से है, कि आलोचना जो है वो ठीक नहीं है। तो मतलब एक तरीके से वो जो द्वंद्वात्मकता है उसके कटघरे में, लेकिन अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कि द्वंद्व मुक्त कोई नहीं होता, सबके अपने अपने द्वंद्व होते हैं। इसलिए निर्द्वंद्व तो कोई बिरला ही होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हो नहीं सकता है, लेकिन बहुत कम संख्या है ऐसे निर्द्वंद्व लोगों की। और आलोचक या रचनाकार को तो ये सुविधा हासिल भी नहीं है कि आप कह सके कि आप निर्द्वंद्व हैं। संभव है कि ये बात आपको लगे कि आधुनिक संदर्भों में ये कही जा सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि साहित्य या काव्य जहाँ से शुरू होता है, ये सुविधा तब भी किसी रचनाकार को हासिल नहीं थी। हम रामायण को आदि काव्य के तौर पर देखते हैं, मतलब अगर काव्य या साहित्य की शुरुआत को देखें तो उसके उद्गम के तौर पर हम भारतीय परंपरा में रामायण को मानते हैं एक तरीके से। उस रामायण की उत्पत्ति के मूल में अगर आप देखें तो एक काम मोहित क्रौंच, जो सारस है या हंस है, वो अंतरंग क्षणों में एक बहेलिये के द्वारा, एक आखेटक के द्वारा जो है उसका वध किया जाता है, और उससे उत्पन्न विषाद से जो है वो रामायण की रचना होती है। तो मैं जब अपने साहित्य को देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि हमारी जड़ें तो वहाँ है कि जहाँ एक पक्षी की हत्या पर भी जो है वो हम संवेदित हो उठते हैं। एक मामूली आखेट भी हमें इतना आंदोलित कर देता है, इतना विषादमय कर देता है। ये हमारी जो है वो संवेदनशीलता का जो है वो आधार रहा है। उस हंट से अगर आज के दौर में जहाँ मैं खड़ा हूँ तो हम उस हंटिंग में ऐड ऑन करते हुए अब लिंचिंग के जमाने में आ गए हैं। आलोचक
कि एक जिम्मेदारी ये भी होती है, और हिंदी समाज के लिए खास करके, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि बाकी लोगों की तरह हिंदी समाज की स्मृति भी जो है वो कमज़ोर है। मतलब ये पूरे, अब तो मुझे लगता है कि भारतीय नागरिकों के संदर्भ में ये बात कही जा सकती है कि हम सब जो है वो छोटे मोटे गजनी में तब्दील हो गए हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार तो हम सब है। ये जो पीढ़ी, चंदन, कुणाल, इनकी जो पीढ़ी है, ये जब आई थी तो इन पर जो है वो सबसे कई आरोप लगे थे, जिसमें एक बड़ा आरोप ये भी था कि ये राजनीतिक नहीं है, या इनमें राजनीतिक विजन का अभाव है, राजनीतिक दृष्टि का अभाव है। मैं शुरू से इस पीढ़ी को फॉलो कर रहा हूँ, ये लोग जानते हैं। मैंने तब एक बात कही थी शेर वाले अंदाज में इनके बचाव में, कि मंजिलों की बात है वो सफ़र में क्या कहें, कि अभी तो शुरुआत है, तो अभी शुरू में ही हम क्यों इनके बारे में ये राय शुमारी कर लें। और चंदन यहाँ मौजूद हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जिस लिंचिंग की मैं बात कर रहा हूँ, आप अगर कीर्तिगान पढ़ें, वैधानिक गल्प पढ़ें, तो इस बात पर हमें गर्व होता है कि हाँ ठीक है, हमारी पीढ़ी में कोई तो है जो स्टैंड ले रहा है। इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो लिंचिंग जो है केवल माइनॉरिटी तक नहीं रह गया है। वो लिंचिंग जितने भी सबाल्टन हैं, जो दमित, दलित, वंचित जो भी हैं, उस लिंचिंग के दायरे में वो सब बारी बारी से आते जा रहे हैं, और वो हमारे कॉमन सेंस का अब हिस्सा बनता जा रहा है। तो साहित्य पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि हम कम से कम, और कुछ कर सके ना कर सके, उसके प्रति संवेदनशील तो कम से कम लोगों को बना सके। और ये संवेदनशीलता जो है ये बहुत ज़रूरी है, और ये मैं इसको साहित्य की विरासत के तौर पर मैं मानता हूँ कि साहित्यकार ताकतवर लोगों का माध्यम तो कभी रहा नहीं है। साहित्य कमज़ोर लोगों की न्याय भूमि है, जिनको इतिहास में जगह नहीं मिलती है, साहित्य उनको जगह देता है। तो हमें तो जो है वो उन लोगों के साथ ही खड़ा होना होता है। तो ऐसी स्थिति में आप ही सोच सकते हैं कि क्या हमें कभी भी वो छूट हासिल हो पाएगी कि हम निर्द्वंद हो सकते हैं। दूसरा सवाल है कि क्या रचनाकार के द्वंद्व को हम देख पाते हैं, क्योंकि कल से जो रचनाकार बात कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि उनके सामने किस किस किस्म के जो है वो द्वंद्व हैं। बतौर आलोचक हमारी चुनौती वही है कि हम उस द्वंद्व को जो है वो देख सके, रचनाकार के द्वंद्व को, क्योंकि उस द्वंद्व में कई चालाकियां भी होती है, जिसकी ओर आरोही इशारा कर रहे थे। तो फिर वो बात होती है कि अगर उसको देखना है तो हमें वो नज़र चाहिए, और फिर वही कि शौक़े दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। तो नज़र पैदा करना भी एक लंबी रियाज की मांग करता है। वो एक बारगी वो द्वंद्व हमें दिखते भी नहीं हैं। द्वंद्व भी जो है वो कई परतों में लपेट कर हमारे सामने जो है वो रखे जाते हैं, और अगर हम जाकर देखें तो कई बार बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन उस छोटी सी बात को दर्ज करने में सदियां लग जाती हैं। मतलब रामायण की मैं बात कर रहा था, उसी राम कथा की परंपरा में अगर भावभूति को आप लें, तो भावभूति को मैं साहित्य में दो कारणों से याद करता हूँ। एक तो उन साथियों के लिए जिनको ये लगता है कि उनकी रचनाओं को ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा है, तो मैं यही कहता हूँ कि उनके पास भावभूति का वो वाक्य होना चाहिए, वो अपार धैर्य वाला, जिसमें वो कहते हैं कि उत्पस्यते मम तु कोपि समान धर्मा, कि पृथ्वी बहुत विशाल है, काल की अवधि बहुत लंबी है, कोई ना कोई कभी ना कभी एक आएगा जो मेरा समान धर्मा होगा और जो मुझे समझेगा। तो ये जो तुरंत समझे जाने की एक जो चिंता है, हमें इससे मुक्त होकर लिखना चाहिए, उसका द्वंद्व हमें जो है वो नहीं पालना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि मैं जिस पीढ़ी या जो हम लोग उपस्थित हैं उसमें ऐसे लोग शामिल नहीं है, लेकिन इसके बाहर बहुत बड़ी संख्या है रचनाकारों की जो दिन रात इसी में मुब्तिला है। और इसकी वजह से दूसरी तरफ जो है वो एक अलग किस्म की जो है वो क्या कहें, नाराजगी या एक अफसोस का भाव पैदा होते हुए जो है वो दिखता है। तो जब युग बोध बदलता है तो नए किस्म के द्वंद्वों को जन्म देता है। मसलन भवभूति के यहाँ जो सीता का चित्रण है वो वाल्मीकि से इस मामले में अलग है कि वाल्मीकि
कि सीता जो है वो अग्नि परीक्षा देती है, लेकिन भवभूति की सीता को जब अग्नि परीक्षा के लिए कहा जाता है तो वो पूछती है कि क्यों मैं। तो ये कहा जाता है कि तुम जो है वो अलग रही इतने दिन। तो सीता पलट कर कहती है कि ये बात तो राम पर भी लागू होती है कि जिस अवधि में मैं उसके साथ नहीं थी, उस अवधि में राम भी तो अकेले थे, तो ये परीक्षा जो है वो सिर्फ मैं ही क्यों दूं। लेकिन भवभूति से वाल्मीकि तक जब आप आएंगे ना, तो एक युगबोध का ये मामला है। और युगबोध जब बदलता है तो कई सवाल जो बहुत छोटे सवाल हैं उनको हमारी प्रचलित समझदारी में शामिल होने में इतना वक्त लग जाता है। फिर बात है कि क्या द्वंद्व केवल युगबोध के बदलने से पैदा होता है? वो सिर्फ उसका एक कारण है, अन्य कई कारण हैं, वे कई बार परिस्थिति जन्य होते हैं। द्वंद्व का स्वरूप और चरित्र भी जो है वो हर दौर में बदलता रहता है। हर युग के द्वंद्व का अपना एक श्रेणी क्रम है, एक हायरार्की है। उन द्वंद्वों में हम किसका चुनाव करते हैं? बतौर आलोचक मैं ये देखता हूं कि हमारे समय का जो द्वंद्व है उसमें कौन जो है वो आंख में आंख मिलाकर बात कर रहा है और कौन उसके लिए जो है चोर दरवाजे तलाश रहा है, जो अपने प्रॉक्सी प्रेजेंस को बनाना चाहता है। ऐसे प्रॉक्सी प्रेजेंस वाले भी बहुत रचनाकार हमारे बीच मौजूद हैं, यहाँ नहीं समकालीन परिवेश में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये जो प्रॉक्सी है ना, वो अब इसकी जिम्मेदारी जो है वो आलोचना पर होती है कि वो उसके प्रॉक्सी पने को जो है, उसके प्रिटेंशन को जो है वो उजागर करे। लेकिन फिर ये भी होता है कि कई बार हम इतना जजमेंटल नहीं होते हैं आलोचक के बतौर। मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि मैं उस रचनाकार के बिहाफ में भी सोचूं कि ये उसने अगर ये सुविधा ली है तो ये सुविधा किन कारणों से उसने ली है। क्या उसका सामर्थ्य ही वही था या वो कॉम्प्रोमाइज होने के मूल में जो है कोई दूसरी वजह थी? तो सिर्फ इसलिए जो है वो कटुता या हमलावर होना मेरी शैली जो है वो कभी रही नहीं है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि क्या वो उसके आसपास भी अगर वो संबोधित कर पा रहा है कुछ चीज़ों को बच बचा कर, तो मुझे लगता है कि ठीक है, हो सकता है कि स्थितियाँ बदलेंगी तो लौट आएगा। मैं तो ये उम्मीद करता ही हूँ कि लौट आए ऐसे लोग। द्वंद्व को संबोधित करने का हर रचनाकार का जो है ना वो अपना मैकेनिज्म होता है, अपनी पद्धति होती है उनकी। हर के पास अपना प्रोसेसर है, हर कोई अपने तरीके से जो है वो जूझता है। जो बहुत पढ़े लिखे हैं उनको अपने द्वंद्वों के बारे में ठीक ठीक पता है, वो बहुत कॉन्शियस हैं उसके बारे में। लेकिन जिनकी नई शुरुआत है वो बहुत अनकॉन्शियस रहते हैं, वो अचेत तौर पे उनको पता भी नहीं होता है। वो आलोचना पढ़ते हैं या कोई दूसरा जब उससे बात करता है तब उनको पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ें मैंने जो है वो रजिस्टर की हैं। कल बसंत त्रिपाठी कह रहे थे द्वंद्व के बारे में कि वो सृजन प्रक्रिया का हिस्सा है। निश्चित तौर पे द्वंद्व जो है वो हमारे उस सृजन प्रक्रिया का हिस्सा होता है, लेकिन ये इतना नितांत निजी भी नहीं होता है। और अगर निजी हो भी तो एक रचनाकार का जो द्वंद्व है वो प्रकाशित होने के बाद सार्वजनिक हो जाता है, वो उतना निजी नहीं रह जाता है पब्लिक डोमेन में आने के बाद। और जब वो पब्लिक डोमेन में आता है, प्रकाशित हो जाता है, तब फिर वो हमारे स्कैनर में होता है, फिर हम स्कैन कर रहे होते हैं इत्मीनान से उसको। तो यहाँ आकर जो है वो राइटिंग इतनी बड़ी जवाबदेही बन जाती है। और आलोचक के बतौर मैं ये भी देखने की कोशिश करता हूँ कि जो रचनाकार है उसका प्रधान द्वंद्व क्या है, उसके मूल प्रश्न क्या है, उसके प्रति उसका अप्रोच क्या है। इन चीज़ों से बहुत सी बातों का जो है वो पता चलता है कि उसकी रचना में द्वंद्व किन कारणों से पैदा हो रहा है, उसके लिए वो क्राफ्ट कौन सा जो है वो तलाश रहा है। कई बार ये लगता है कि वो सारी चीजें जो है उस क्राफ्ट के लिए कर रहा है, तो वो क्राफ्ट के स्तर पर कैसे उसको जूझ रहा है। तो द्वंद्व फेक है या रियल, मतलब ये जैसे, खैर मैं उदाहरण नहीं देता हूँ, मुझे लगता है कि ये सूत्र में बात कहना ज़्यादा बेहतर है। और जिनको समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं हूँ उनके लिए खाने के वक्त भी। फिर भी लेकिन एक आलोचक है तो आलोचक होने के नाते जो है ना वो ये उम्मीद की जाती है कि हम रचनाओं के नाम लें, अच्छे अर्थों में रचनाकार लेते हैं, आलोचना वाले सेंस में हमें लेना होता है।
तो हमारे दौर में जो है वो, मेरे गुरु मैनेजर पांडे एक बात कहा करते थे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नाखून कटाकर शहीद होने की चाहत रखते हैं। तो ये रचनाकारों में ये भी हमें देखने को मिलता है। मैं दो रचनाओं का नाम ले रहा हूं। एक प्रवीण कुमार का अमर देशवा, और दूसरा सेजंड पीढ़ी जो है वो ऋषिकेश सुलभ के जो है वो दाता पीर। एक जो है वो कोरोना पर बात करता है। उपन्यास सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बाकी पसंद भी है मुझे। लेकिन कोरोना पर पूरी बात करने के बाद कहीं उसमें जो है वो सरकार उस कोरोना के लिए कहीं जवाबदेह नहीं है, सरकार कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है उस पूरे उसमें। तो इससे आपके इंटेंशन का पता चलता है। ऋषिकेश सुलभ दाता पीर लिख रहे हैं मुसलमानों पर, लेकिन इस वक्त जब वो लिखी जा रही है किताब, आप उसको पढ़े तो मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसका दूर दूर तक कोई अता पता उसमें नहीं है। तो रीडिंग जो है ना, मतलब वो बहुत सावधान रीडिंग की जरूरत होती है। छान कर तो निकाल लेते हैं, लेकिन अब बात यह है कि हमारे रचनाकार भी बहुत सस्ते किस्म के ट्रोल में तब्दील हो गए हैं। वो आलोचना का मतलब सिर्फ प्रशंसा समझते हैं। और अब हमारे जीवन में इतना वक्त नहीं है कि हम जो है ना वो एक रचनाकार के बतौर तो आपका जवाब दे सकते हैं, एक ट्रोल के बतौर जो है हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। प्रेमवत ये आयोजन कर रहे हैं। मैंने उनकी कहानियों पर लिखा है और आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो बहुत क्रिटिकल है। बावजूद इसके प्रेमवत का आयोजन है और मैं हूँ। तो एक पीढ़ी रही है जो अपनी आलोचना को जो है ना वो स्वीकार करती रही है। इस दौर में आप आलोचना कीजिए तो वो पर्सनल रिलेशंस खराब हो जाते हैं। एक आलोचक होने के नाते अगर मुझे थोड़ा वक्त मिले और मैं बताऊं कि अगर मैंने डिनाई किया है प्रपोजल्स को, तो उसके जो रिप्रकर्शन हुए हैं वो क्या हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो हम जहाँ से देखते हैं उसका एक्सेस कई बार जो है वो रचनाकारों को हासिल नहीं होता है, लेकिन हमें वो हासिल है। ये इस मामले में आप कह सकते हैं कि मेरा बड़प्पन है कि उन क्षुद्रताओं पर मैंने आज तक कभी कोई बात नहीं की, और नहीं तो फेसबुक में सबसे वायरल पोस्ट मेरी हुआ करती। लेकिन उस सस्ती चीज़ों में जो है वो फंसना नहीं है। द्वंद्व जो है ना वो पैदा ही तब होता है जब कुछ दांव पर लगा रहता है। दांव पर लगा नहीं हो तो जो है वो द्वंद्व की वो भूमि होती ही नहीं है। और द्वंद्व तब बड़ा होता है जब दोनों में से किसी एक को बचाना होता है। द्वंद्व बचाने के लिए होता है, और ये बचाना जो है ना वो दोनों उतनी ही बेशकीमती होते हैं जिस पर वो दांव लगा रहता है। मतलब मैं इस समय अपने जीवन में इतना द्वंद्व, शायद ये दूसरी बार है, लेकिन खैर मैं पर्सनल नहीं होऊंगा। तो वो बचाना होता है कि किसी किसी भी एक को जो है वो आसानी से जाने देना संभव नहीं होता है। और तब बात आती है चुनाव की, और जो चुनाव है वो बात है स्टैंड की, कि आप चुनते किसको हैं। चुनने के साथ जो है फिर आपको खड़ा होना पड़ता है। और ये मान कर चलिए कि जीवन का कोई भी चुनाव, सौंदर्य बोधात्मक भी एक चुनाव जो होता है, मैं ये मानता हूँ कि उसकी एक वैचारिकी होती है। सौंदर्य बोधात्मक चुनाव भी जो है वो विचारधारात्मक चुनाव हुआ करता है। ये मेरी साफ मान्यता है। और इस चुनाव की भी जो है वो सावधान पढ़त हमारी पास जो है वो होनी चाहिए। जब हम चुन रहे होते हैं तो उसी वक्त हम बहुत कुछ छोड़ भी रहे होते हैं। तो तुलसीदास जो कहते हैं ना कि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, तो जब हम किसी चीज को संग्रह कर रहे होते हैं तो बहुत सी चीजों को हम जाने भी दे रहे होते हैं, और वो जो जाने देना है वो कहीं दर्ज नहीं होता है। उसको बिटवीन द लाइंस हमें पढ़ना होता है कि हमने किन चीजों को चुना और किन चीजों को जाने दिया। तुलसीदास को मैंने उनका नाम लिया है तो आप ये ना सोचे कि उनके अंतर विरोधों से मैं परिचित नहीं हूँ। तुलसीदास का जो अंतर्द्वंद्व नहीं है वो निर्द्वंद्व है कई मौकों पर। जब वो कहते हैं कि पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीना, तो मैं वही कह रहा हूं कि आप इस पंक्ति को आप देखिए तो सोचिए कि कितना गट्स और करेज चाहिए इसको कहने के लिए, है ना। लेकिन सिर्फ इसी के आधार पर फिर हम खारिज नहीं कर सकते हैं। इसी पंक्ति पर जो है वो पूरा का पूरा रिड्यूस नहीं कर सकते हैं तुलसीदास को, क्योंकि उसमें फिर दूसरी चीजें भी जो हैं वो काम की हैं।
मनुष्यों की जो रीडिंग है तुलसीदास के पास, उसका आप क्या करेंगे? वो जो उनका ऑब्जर्वेशन है उसका आप क्या करेंगे? वो जो स्थिति है कि मांग के खइबो मसीत में सोइबो, तो वो की स्थिति क्यों पैदा हुई, उसके लिए आप क्या करेंगे? तो क्या हम जो है सिर्फ एक हिस्से पर किसी को रिड्यूस करके खारिज कर दें? बतौर आलोचक हमें ये सुविधा नहीं होती है, क्योंकि हमको कोई भी बात कहनी होती है तो उसका एक विश्वसनीय तर्क, हम खारिज करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हम जो है, क्योंकि एक आलोचक होने के साथ साथ एक अध्यापक भी हूँ, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है अपने छात्रों के प्रति कि उसके जितने कोण, जितने पहलू हैं, उससे परिचित मैं करा दूं, स्टैंड बोले समझने के बाद कि उनको क्या लगता है कि वो सही है। तो प्राथमिकताओं को अगर देखा जाए, जैसे आचार्य शुक्ल की हम बात करें, आचार्य शुक्ल को हिंदी साहित्य में कितना बड़ा हम मानते हैं। कई पंक्तियां हैं, लेकिन कुतुबन के बारे में जब आचार्य शुक्ल ये लिखते हैं कि कुतुबन एक ऐसी कहानी लेकर भारतीय जनता के सामने आए कि मुसलमान, जिसके द्वारा मुसलमान होते हुए भी उन्होंने अपने मनुष्य होने का परिचय दिया। ये आचार्य शुक्ल की पंक्तियां हैं। तो अब हम क्या करें बताइए? सिर्फ इस पंक्ति के आधार पर खारिज कर दें? क्योंकि फिर वही आचार्य शुक्ल के यहाँ ये भी है कि विफलता का में अपने किस्म का एक निराला विषण्ण सौंदर्य होता है। यह कविता क्या है, हम पढ़ाते हैं, उसमें बहुत सुंदर वाक्य आता है कविता के संदर्भ में कि कविता का काम आने वाले वक्त में प्रकृत रूप का प्रत्यक्षीकरण होगा। तो जिससे मैं आचार्य शुक्ल की आलोचना कर रहा हूँ, उसके टूल्स भी मुझे जो है आचार्य शुक्ल में ही मिलते हैं। तो मेरे लिए श्रुति जी सुबह जो कह रही थी कि एक कॉम्प्रोमाइज्ड पाठ, तो बहुतों को हम मजबूर करते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड पाठ के लिए। जिनको ये प्रिविलेज हासिल नहीं है, लंबे समय तक तो जो है उनको हम उस कॉम्प्रोमाइज्ड पाठ के लिए ही मजबूर करते रहे हैं। तो उनका उनका ग्रीवांस जो है वो सही है उस मामले में कि इससे इतर जो है वो कैसे देखा जाए, जब लगातार इस किस्म की चीजें जो है वो हो रही है। लेकिन आलोचक के बतौर और फिर अध्यापक के बतौर जब हम देखते हैं, तो फिर हमको लगता है कि हम वो बायस्ड होके नहीं, फिर वहाँ स्टैंड मेरा बदलता है। फिर वहाँ वो सारी चीज़ों को मैं रखता हूँ कि ये भी उसका एक पहलू है और ये भी इसका पहलू है। तो आप इन दोनों से परिचित होकर जो है वो खुद अपना पक्ष उसमें जो है वो चुने। द्वंद्व जहाँ होगा वहाँ कंट्राडिक्शंस भी होंगे, अंतर विरोध भी होंगे। हमें उन अंतर विरोधों की भी जो है वो पड़ताल करनी चाहिए। मुक्तिबोध इसके लिए एक बहुत सुंदर टूल का इस्तेमाल करते थे, पक्षधरता। और जिसको हम गिरोहबंदी करते हैं, उसके लिए एक सुंदर शब्द है उनके यहाँ, सैन्य दलीकरण या शिविरीकरण, रेजिमेंटाइजेशन के लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो गिरोहबंदियां होती हैं, तो उन गिरोहबंदियों में पक्षधरता किसके प्रति है, इससे भी बहुत सी चीजें जो है वो साफ हो जाती हैं। द्वंद्व जो है वो एक बारगी पैदा नहीं होता है, ना एक बारगी उसका समाहार होता है। द्वंद्व के उत्पत्ति के कारणों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे फ्रैंको ने बमबारी की थी स्पेन में संभवतः, और पिकासो ने जो है गुएर्निका बनाई। गुएर्निका एक ऐसी कलाकृति है जिसको इंटरनेशनल एंटी वार आइकन के तौर पे जो है वो देखा जाता है। जब रिकार्डो पावेल जॉर्ज बुश के ज़माने में यूएस के सेक्रेटरी थे और उनको इराक पर बमबारी करनी थी, तो वो जा रहे थे उस पर साइन करने के लिए कि अब जो है वो इराक को हम नेस्तो नाबूद कर देंगे। यूनाइटेड नेशन के वहाँ गुएर्निका की जो है वो तस्वीर बनी हुई है उसकी इमारत में। रिकार्डो पावेल को वहाँ से गुजरना था। उसी युद्ध से वो गुएर्निका पैदा हुई थी जिसकी अनुमति लेने के लिए उन्हें जाना था। उसको ढका गया था गुएर्निका को, क्योंकि वो दूसरा गुएर्निका बनाने जा रहे थे। ये कला की ताकत होती है। और पूछा भी था पिकासो से उसको देखते हुए फ्रैंको ने संभवतः कि इसको आपने बनाया है, और पिकासो का जवाब था कि नहीं, इसको आपने बनाया है। तो
कहने का आशय ये है कि ये जो द्वंद्व है वो हमें ये भी देखना होता है कि द्वंद्व अगर जो है वो पैदा हो गया तो उसका समाहार कैसे हो रहा है। प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से निपट यथार्थवाद की तरफ जाते हैं, तो वो द्वंद्व का समाहार उनका जो है वो समझ जाते हैं कि ये आदर्श जैसी चीज में जो है वो जो इतने वक्त तक हम ढूंढ रहे थे वो संभव नहीं है। द्वंद्व की जो अपनी पद सोपानिकता होती है, जो व्यतिक्रम होता है, वो व्यतिक्रम कई बार सभ्यतागत बदलावों से भी पैदा होता है। जैसे हम जिस दौर में जी रहे हैं, अभी बहुत किस्म के सामाजिक आंदोलन इससे पहले हुए, वैचारिक आंदोलन हुए, सांस्कृतिक आंदोलन हुए, और इन सब ने जो है वो हमारा देखने का पूरा नज़रिया बदल दिया है। हमारे सामने नए सवाल हैं, नए परिप्रेक्ष्य हैं, नई किस्म की संवेदनशीलता है। अगर इसको समग्रता में या कलेक्टिव तौर पे मैं कहना चाहूँ तो पूरा का पूरा जो सबाल्टर्न डिस्कोर्स है, आप उसको देखें। ऐसा नहीं है कि 1990 के बाद जो है वो स्त्रियां पृथ्वी पर आईं, या 1990 के बाद आदिवासी जो है वो इस देश में आए, या 1990 के आसपास जो है वो दलित के साथ जो है वो अत्याचार होना शुरू हुआ। लेकिन ये जो वैचारिक आंदोलन, जो सामाजिक आंदोलन हुए, इसने इतना एम्पावर किया इन चीज़ों को कि उसके बाद हम देखते हैं कि ये लगातार ये चीज़ें दर्ज होनी शुरू होती हैं। और वो जब दर्ज होनी शुरू होती हैं तब हमको अपनी कमियों का एहसास होता है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उतने उदाहरण के साथ आपको बताऊं, लेकिन जो मैं मूल बात कह रहा हूं वो ये कि बहुत पीछे भी नहीं जाएं। काशीनाथ सिंह, शैलेश मटियानी या फिर ज्ञानरंजन वाली पीढ़ी को जाकर स्कैन कीजिए, उनकी स्त्री दृष्टि को स्कैन कीजिए, तो एक ये 30 साल 40 साल में एक बहुत बड़ा डिपार्चर आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस 30-40 साल में स्त्रियों ने जो जगह रिक्लेम की है वो केवल इसलिए नहीं क्योंकि उसके साथ एक सामाजिक आंदोलन, एक वैचारिक आंदोलन, इन सब चीज़ों ने जो है वो उस वैचारिकता को बदलने में एक बड़ी भूमिका अदा की। रचनाकारों से इतर आलोचक का जो द्वंद्व होता है वो थोड़ा अलग किस्म का होता है, और आलोचना पर मैं बात करूंगा तो फिर 4-6 मिनट लग जाएंगे, तो 4-6 मिनट तुम कर सकते हो, 4-6 मिनट कर सकते हो। तो अब जैसे अगर मैं आलोचना की बात करूं ना, तो आलोचना मेरे लिए बड़ा एक नैतिक और सामाजिक किस्म का काम है। और इसके लिए मैं आलोचना को एक विधा के बतौर नहीं, एक संस्था या एक सत्ता के बतौर देखता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इसकी नैतिक निष्ठा, इसकी सत्य निष्ठा, इसका ईमान जो है वो उसी ढंग से बचा रहे जैसे अमीना ने जो है वो अठन्नी को ईमान की तरह बचा रखा था। वो बचा रहे, इसका वो बचा रहेगा तो इसका इकबाल जो है वो बुलंद रहेगा। उसके लिए जो तार्किकता, जो स्पष्टता चाहिए, जो अनभय सांचा चाहिए, मैंने हमेशा जो है उसको अपनी आलोचना में शामिल किया। एक उदाहरण देता हूँ। लेखन के शुरुआती दिन थे, जेएनयू में हमारे गुरु रह चुके हैं, उनको कहानी लिखने का नया नया शौक आया। उन्होंने अपनी कहानी भेजी, तब तक थोड़े और रसूखदार वो हो गए थे, तो उन्होंने ये भी शर्त रखी कि मेरी कहानी जो छपे ना तो उसके साथ इसकी एक रिव्यू भी छपनी चाहिए। नाम बताओ। पुरुषोत्तम अग्रवाल, ठीक है, तो ये छपनी चाहिए। मुझे कहा गया वो कि जो है इस पर एक रिव्यू लिखनी है। हमने कहा कि ठीक है। फिर कहा गया कि पॉजिटिव रिव्यू लिखनी है। हमने कहा कि ये कहानी पढ़ने के बाद तय करूँगा। कहानी भेजी गई। भेजी इसलिए गई थी क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया था, तो इतना संत काव्य में गुरुओं को महान बताया गया है, गुरु गोविंदो खड़े, तो ये तो सोच ही नहीं सक रहे थे कि अवज्ञा करेगा। पढ़ने के बाद हमने कहा कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत शानदार कर रहे हैं, उनको इस तरफ आने मत दीजिए, उनको उधर ही रहने दीजिए। कालिया जी, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरे निर्माण में उनकी कितनी बड़ी भूमिका है। जो स्पेस उन्होंने मुझे दिया,
वो फिर जो है वो स्पेस, हालांकि ज्ञान रंजन जी ने भी दिया, अखिलेश ने भी दिया, प्रियंवद के यहाँ तो मैं एक ही बार छपा हूँ, लेकिन वो स्पेस की कमी कभी रही नहीं। लेकिन जब कोई नहीं जानता था तब वो स्पेस देना, और वो स्पेस भी मिला इसलिए था कि फिर उसमें एक खराब रचना की भूमिका थी, और उसका ब्लर्ब इतना सुंदर था कि ब्लर्ब देख के मैंने वो रचना खरीद ली थी। फिर प्रियंवद जी ये कहेंगे कि नाम बताओ। आप बताओ। शर्मिला बोहरा जालान का उपन्यास था वो, शादी से पेशतर। और कालिया जी इसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, तो हमने कहा कि उसमें जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं सर, मतलब वैसे तत्व तो मुझे मिले नहीं। ये पहली मुलाकात है हमारी और मैं बहुत देर से चुप बैठा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या जानते हो एक स्त्री के बारे में, वो एक घटना जो है वो स्त्री के जीवन पर कितना असर डाल सकती है। तो हमने कहा कि सर ये बात तो पुरुषों के साथ भी लागू होती है कि एक घटना जो है वो पुरुषों के जीवन को भी बदल सकती है। तो सिर्फ इस आधार पर जो है मैं ये माइलेज नहीं दे सकता हूँ इनको। फिर थोड़ी बात हुई, उसके बाद मैंने एक बात उनसे पूछी कि सर आप जो ये बातें कर रहे हैं, ईमानदारी से आप बताइए कि क्या आपने ये पढ़ी है, ये किताब आप पढ़कर बात कर रहे हैं। तो उन्होंने छूटते ही कहा कि नहीं, ममता ने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन उससे ये हुआ कि उन्होंने ये कहा कि तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी चीज़ बेहतर है जिस पर बात की जानी चाहिए। मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है लिख कर दो। और वहाँ से जो है वो ये शुरुआत हुई। वही रविंद्र कालिया थे और वही पुरुषोत्तम अग्रवाल की कहानी थी। तो फिर जब बात आई गई हुई तो हमने कहा कि देखिए बहुत मेहनत से जो है ना वो मैंने अपनी साख बनाई है, और इस एक कहानी के चलते मैं अपने साख को जो है वो होल्ड पे नहीं रखूंगा। उन्होंने सिर्फ कहानी छापी, रिव्यू नहीं गया। दूसरा उदाहरण नहीं दूंगा, मतलब उसका नाम नहीं लूंगा सर। ये एक बात और है कि आलोचकों को किताब खरीद कर पढ़नी चाहिए। ये मतलब जो रचनाकारों का आता है उससे एक नैतिक दबाव आप पर रहता है, तो उस दबाव से मुक्त हो जाइए, खरीद कर पढ़िए। तो ऐसे ही 3-4 रचनाएं, क्योंकि पहल पर लिख रहा था मैं सीरीज कहानीकारों पे, तो 3-4 रचनाएं ज्ञान रंजन जी के निकट किसी ने भेजी हमें। ये नहीं बताऊंगा सर, ये इसलिए नहीं बताऊंगा कि आगे जो बताना जा रहा हूँ फिर वो नहीं बता पाऊंगा। तो वो फिर मैंने लिखा और लिख कर भेज दिया संपादक को। संपादक ने जब उसको पढ़ा तो उन्होंने उस कहानीकार को ही भेज दिया वो लेख। उस कहानीकार ने फिर मुझे फोन किया कि क्या सच में कहानियां इतनी खराब लगी। तो मैंने कहा कि सर इससे ज़्यादा बुरा मैं लिख नहीं सकता था, वो मुझे ही ठीक नहीं लग रहा था। अगले दिन उन्होंने अनफ्रेंड किया, और उसके बाद जो है फिर वो बात आई गई हो गई। तो ऐसे मतलब इतने हैं कि आलोचक के जो द्वंद्व है ना, तो उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करना जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक तरफ हो जाती है। दूसरा क्या है कि हिंदी का जो बाकी लेखक समुदाय है वो इतना मासूम है ना कि वो चाहता है कि सबसे वो दोस्तियां निभाए, और खराब जो है वो आलोचक करे, और वो हर जगह जो है वो अपनी दोस्तियां निभाएं, पीआर ठीक करे, वो फेसबुक पे अच्छी अच्छी तस्वीरें वो लगाएं कि इसके साथ कितना जो है मेरा जो है वो आत्मीयता है, और फिर जो है वो पीछे दूसरे ढंग की चीज़ें होती हैं कि भाई वो ठीक नहीं है। मतलब इतने ईमानदार हम हो जाए ना तो आधी से ज़्यादा समस्या आलोचना की ऐसे दूर हो जाए कि हम जो प्रिटेंड करते हैं, तो ये आउटसोर्स नहीं करना है ये सारा का सारा आलोचना को। मैं ये मानता हूँ कि आलोचना की एक इकोलॉजी हुआ करती थी, एक पारिस्थितिकी होती थी जिसमें संपादक भी थे, जिसमें प्रकाशक भी थे, जिसमें आलोचक भी था, और कई लोग ये सब मिलके उस आलोचना के समकाल का निर्माण करते थे। तो अकेले आलोचना की सत्ता जो है वो धराशायी नहीं हुई है, दूसरी सत्ताएं भी जो है वो उसके साथ कमजोर हुई, और इन सब ने मिलकर जो है वो आलोचना के उस माहौल को कमजोर करने का काम किया।
इकोलॉजी जो बदली है ना, मतलब आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि इतना अर्थपूर्ण बातचीत वाला परिवेश अगर आप ढूंढने जाएंगे लिट फेस्ट वगैरह में, तो इसके दो सेशन, दो वक्ताओं के बराबर का भी दिन भर में आप जो है वो ढूंढ नहीं पाएंगे कि काम की बातें। लेकिन उन्होंने आक्रांत कर दिया। बेस्ट सेलर, लिट फेस्ट, पूरा का पूरा एक अलग इकोलॉजी जो है वो बन गया है। और इसमें देखिए कि इसमें जो लोग शामिल हैं वो एक रेगुलर इंटरवल पे आपको हर जगह वो दिखेंगे, और उनके राइटिंग क्रेडेंशियल को आप जब ढूंढने के लिए जाएंगे तो पाएंगे कि जो है वो कुछ नहीं है। वो फेसबुक में रोज जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें वो लिख रहे हैं कि जिसकी वजह से उनको ट्रैफिक बहुत मिल रहा है। बस सर, मैंने जो है ना वो आपसे पूछ कर कहा था। तो आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो द्वंद्व है मेरा ना इसमें, कि मैं नहीं फिर भी लेकिन दो रचनाओं पर और बोल ही देता हूँ, ठीक है। ये इससे आप इस बात को समझ पाएंगे कि दिक्कत जो है वो कहाँ है और कैसे है। ये दिक्कत अकेले आलोचना की नहीं है। पिछले साल की दो जो है वो बेस्ट सेलर या बहुचर्चित जो किताबें हैं, उसमें एक है प्रोफेसर की डायरी, और दूसरा जो है वो है बोरसी भर आँच, ठीक है। अब आप 5-7 मिनट अगर रहता आपको तो बहुत मज़ा आता कि ये चीज़ें जो है ना, कि ये दोनों रचनाएं जिस ढंग से पॉपुलर हुई, उसके पैटर्न को अगर आप देखें, उसको डिकोड करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि कुछ हमसे दबा छिपा है, लेकिन कोई इस पर बात करना नहीं चाहता है, ठीक है। वक्त होता तो उसके पूरे सेल्फ, उसके पूरे मैकेनिज्म पर मैं बात करता। लेकिन बात यह है कि एक आदमी अपनी रचना के साथ इतने लोगों को कैसे मैनेज कर लेता है, और कैसे मैनेज हो जा रहे हैं। मैनेज मतलब है कि ठीक है, एक वर्ग तो मैनेज होने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनको हम बहुत भरोसे के साथ देखते थे। तो वो जब कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं ना, तब हमें दिक्कत होती। तब हमें लगता है कि वो पूरा जो आलोचना की एक इकोलॉजी थी उसमें फिर हम अकेले रह गए। फिर लगता है कि हम अगर दांव पर लगाएं, और दांव पर लगाएं तो फिर जो है ना वो ट्रोल सामने आते हैं, फिर वो तो सामने नहीं आते हैं। और फिर जो जिंदगी इतनी खूबसूरत है जिसमें जीने के जो है वो मौके लगातार कम होते जा रहे हैं, तो फिर लगता है कि फिर उसी सस्ते पन्ने में जो है वो जो है वो क्यों फंसा जाए। तो इधर जो मैंने एक काम किया, वो काम ये किया कि मैंने बहुत पहले ये तय कर लिया था कि मैं केवल अच्छी रचनाओं पर बात करूंगा, बुरी रचनाओं को उनके हाल पर छोड़ दूंगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने मूलतः आलोचक की तरह अपनी बात रखी और बहुत कुछ हमें बताया, वर्गीकरण किया, सिद्धांत बनाए द्वंद्व के, और हमारे सामने अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी आपने हमें समृद्ध किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र में उपस्थित सभी वक्ताओं को संवेद रूप से बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातचीत हुई और हम सब बहुत समृद्ध हुए। अब मैं एक सूचना ये है कि यहाँ से बाहर निकल के शांति निकेतन रेसिडेंसी में लंच है अभी, और हम लोग सब साथ में जाके वहाँ खाना खाएंगे, और फिर 2:30 बजे से आज के दिन का दूसरा सत्र जो है वो शुरू होगा। 2:30 बजे तक हम पुनः इसी जगह पर आ जाएं ताकि कार्यक्रम ठीक ढंग से शुरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत धन्यवाद।